हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कंटिन्यू करेंगे विथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कितने तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होगा? बेसिकली ए और बी आपस में कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। दूसरा कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जैसे अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए बी और दूसरा रिएक्टेंट है सी, अब ये जो सी है रिप्लेस कर दे लेट्स से बी को, सब्स्टिट्यूट कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो इसीलिए इसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट विल बी AC प्लस B। आप देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो B था रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया C से, B की जगह पे कौन आ गया? C आ गया, और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब क्या है? ये उल्टा होगा एडिशन का, ठीक है। एलिमिनेशन यानी मेरे पास एक रिएक्टेंट था AB, ठीक है, और अब इस रिएक्टेंट में से लेट से ये पार्ट बी बाहर निकल गया, आई गेट ए प्लस बी, ठीक है, तो ये कहलाएगा एलिमिनेशन। आप देख सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ए बी से ए और बी दो स्पीशीज बनी, एक रिएक्टेंट स्पीशीज से दो प्रोडक्ट स्पीशीज बनी, यानी यहां एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एस यहां क्या है? पॉजिटिव, और आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पॉजिटिव है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो टी डेल्टा एस और ज्यादा निगेटिव होता जाएगा और डेल्टा जी और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरू में पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, फिर और ज्यादा निगेटिव होगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट हायर टेम्परेचर। तो ये बात यहीं लिख लिया जाए कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होंगे एट हायर टेम्परेचर, और एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो इसका जस्ट अपोजिट। यहां अगर आप डेल्टा एस को देखें तो ये जनरली निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट स्पीशीज ए और बी मिलके सिंगल प्रोडक्ट स्पीशीज ए बी बना रहे हैं। एंट्रोपी क्या हो रहा है? सिस्टम का घट रहा है, और इसीलिए इन जनरल ये रिएक्शन होगा एट लोअर टेम्परेचर। अच्छा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां आपको क्या दिखाई देता है? दो रिएक्टेंट स्पीशीज, दो प्रोडक्ट स्पीशीज, ठीक है, यानी यहां डेल्टा एस का चेंज सिग्निफिकेंट इन जनरल नहीं होगा, ठीक है। अगला बात किया जाए रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें कुछ अंदर के बॉन्ड रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। डिटेल हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो ये हो गया पहला तरीका, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ये एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस सिर्फ हम उतने पढ़ेंगे जो मुझे IIT JEE या नीट के सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है। और अगला है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शंस। अगेन हम लोग बहुत ही कम जानेंगे इनके बारे में, ठीक है, ये हमारे जेई के सिलेबस में उतना है भी नहीं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनको भी हम लोग कम ही पढ़ा जाएगा जितना जरूरी है। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस, इनके जहां जरूरी होगा कुछ मैकेनिज्म के साथ, या इन जनरल इन रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इन जनरल याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें समझना कम है, याद यादें रखना है। इन दोनों को हम लोग काफी कम जो है कवर किया जाएगा, क्योंकि ये इतना सिलेबस में है भी नहीं। आगे चला जाए, एक और तरीका हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का बाय मैकेनिस्टिक क्लास, ठीक है। मैकेनिस्टिक क्लास का मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। इसमें अगर आप सब कैटेगरी देखें तो पहला है पोलर। पोलर यानी यहां
पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ हो क्या रहा होगा, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। कहां से कहां, न्यूक्लियोफाइल के पास से जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप यहां इसी को लुईस बेस और लुईस एसिड भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में क्या अंतर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, लुईस बेस कहां अटैक करेगा, प्रोटॉन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, ये भी आप अंतर जानते हैं, ठीक है। एक अंतर क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में कि एक प्रॉपर्टी काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, और एक हमने एक्सेप्शन भी देखा था फ्री रेडिकल का, ठीक है। खैर आगे चला जाए, अगला पढ़ा जाए। अगला होगा रेडिकल, ठीक है। रेडिकल में क्या होगा, अगर यहां मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर था तो यहां मूवमेंट किसका होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि रेडिकल है, रेडिकल जैसे CH3 डॉट और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। अगला देखा जाए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अलोंग ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहला ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है बॉन्ड्स का, और यहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल बॉन्ड होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब जो हमने पढ़ा इन दोनों को मिला के अगर लिखा जाए तो पहला क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में कैटेगरी पहला क्या आएगा, सो लेट अस कॉल दिस एज A1 एडिशन 1। पहले तरह का एडिशन क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुझे कहां देखने को मिलेगा, ये मैं पढ़ूंगा जब मैं एल्कीन या एल्काइन पढ़ूंगा ग्रुप केमिस्ट्री में, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें तो लेट्स से मैंने लिया एक एल्कीन CH2 और इसके साथ एडिशन किया HBr का टू गेट द प्रोडक्ट CH2H एंड Br। आपको दिखाई देगा ये एक स्पीशीज, ये एक स्पीशीज और दोनों मिलके, ठीक है, दो रिएक्टेंट स्पीशीज मिलके प्रोडक्ट की सिंगल स्पीशीज बन गई। अगेन आपको दिखाई देगा सिस्टम में एंट्रोपी कम होते हुए, ठीक है, क्योंकि स्पीशीज घट रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते हुए, यानी आप समझते हैं कि ये लोअर टेम्परेचर पे हो रहा होगा रिएक्शन इन जनरल जो एडिशन के साथ होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होगा, लेट्स से इसका रिएक्शन हुआ HCN के साथ एंड यू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां कार्बन पे CN वाला हिस्सा आ गया और ऑक्सीजन पे ये H वाला हिस्सा चला गया, ठीक है। तो ये कैसे टूट गया, जैसे H प्लस CN माइनस, और ये कैसे टूटा है O माइनस एंड C प्लस, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दिया, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दिया, ठीक है। लास्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एल्कीन ले लूं, उसका रिएक्शन तो HBr के साथ कराऊं, मगर मैं कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहां फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट अगेन आपको ऐसा ही दिखेगा जो यहां बना है, ठीक है। इस केस में अगर मैं अनसिमेट्रिकल लेता तो कुछ और मिलता, लेकिन वो सब बाद में बात होगी जब हम लोग पढ़ा जाएगा एल्कीन एल्काइन तब, ठीक है। तो ये हो गया मेरी बात एडिशन के बारे में। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन सब्स्टिट्यूशन में भी सेम तरह का बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब पढ़ेंगे तब ये बात किया जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन होगा उसमें आप कॉन्क HNO3 और H2SO4, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये यूज करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे नाइट्रोबेंजीन। होगा क्या यहाँ, एज इफ यहाँ एक हाइड्रोजन था जो बाहर निकल गया
और यहां से बनता है NO2 प्लस, तो H प्लस को रिप्लेस कर रहा है NO2 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस रिप्लेस कर रहा है किसको? H प्लस को, और इसीलिए ये रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, डिटेल तो हम लोग बेंजीन में पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा डिटेल में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां कहां होता है? तो ये होता है कहां? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में। इसके अलावा कहां होता है? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। अल्कोहल, फिनॉल PHOH या AROH, ठीक है, और ईथर ROR। इसके अलावा इपॉक्साइड में भी ये देखने को मिलेगा। क्या इसके अलावा भी कहीं देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा हमें आगे इन इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिस नाम से आप इसको बुलाना चाहें। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप आपने कुछ पढ़ाई है, जैसे अगर यही मैं OH रख दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, OCH3 रख दूं तो ये ईस्टर, NH2 रख दूं तो एमाइड। ठीक है, एनहाइड्राइड कई सारे हम बना सकते हैं। तो ये हम लोग कहां पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में या इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन को। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को, जैसे कि ईस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड एटसेट्रा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा एल्केन में, जब हम एल्केन का नाइट्रेशन या सल्फोनेशन करेंगे। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, जब हम लोग यूज करेंगे NBS, ठीक है, एन ब्रोमोससिनिमाइड। तो इस सब की चर्चा खैर हम लोग आगे करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कहां? ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का हो सकता है? तो आप देखिए कंसिडरेबल इनका कैटेगरी है। ये हो सकता है SN1 या SN2, ठीक है, या SN1- और SN2-। ठीक है, विथ एलाइलिक पोजीशन पे अगर कुछ है तो हम तब SN1- या SN2- की बात करेंगे। ठीक है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट के साथ। और क्या हो सकता है? इट कैन बी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। सो दिस इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे यहां SNI, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, इंटरनल कहें आप या इंट्रामोलिकुलर कहें, सो दिस इज SNI। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे SNAE, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। इसी का एक और नाम है SN2TH। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये SN2TH, ये मुझे इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एरिल हैलाइड की या फिनॉल की, तो वहां मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगा SN2AR या बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम बहुत सारे तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज पहले हो रही है, क्या बाद में हो रहा है, उसको हम इन तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि क्या मैकेनिज्म है। धीरे धीरे करके जिसकी जहां जरूरत होगी हम लोग वहां पे ये पढ़ा जाएगा। आगे चला जाए, अगला बात किया जाए एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा हो सकता है? इट कैन बी अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? X और Y एक ही कार्बन पे लगे हैं। ठीक है, इसी कार्बन को मैं कार्बन 1 कह दूं, X और Y दोनों एक ही जगह से निकलेंगे। ठीक है, दोनों एक ही कार्बन से निकले, इसीलिए इसको 1,1 एलिमिनेशन कहा जाता है या अल्फा एलिमिनेशन कहा जाता है। इसी को आप अल्फा पोजीशन भी कह सकते हैं। सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा या गामा एलिमिनेशन। डेल्टा एलिमिनेशन क्या होगा? देखिए X जहां से निकला वो पोजीशन अल्फा, उसके बगल का बीटा और फिर ये गामा। Y यहां से निकला। ठीक है,
X और Y जब निकलेंगे, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं दिस रिजल्ट्स इन साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो 3 साइड का साइकिल बन सकता है, 4 साइड का बन सकता है, 5 साइड का बन सकता है। तो आपको गामा, ठीक है, या डेल्टा एलिमिनेशन, दिस ऑल लीड्स टू साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। अब आपको पता ही होगा कि 3 साइड का साइकिल बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको कन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो इजीली अचीव होता है। जबकि 5 और 6 साइड का साइकिल इसलिए बनता है क्योंकि रिजल्टिंग साइकिल प्रोडक्ट में जो बन रहा है, सो रिजल्टिंग प्रोडक्ट या 5 और 6 साइड साइकिल इज स्टेबल। तो इन जनरल 3 साइड का साइकिल बन जाएगा आराम से, 5 और 6 साइड का बन जाएगा, 4 साइड का साइकिल बनना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग चला जाए, हमारा मेन जो फोकस होगा यहाँ पे वो होगा बीटा एलिमिनेशन पे। बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन। 1,2 क्यों कह रहे हैं हम? देखो, X और Y ये अगल बगल के कार्बन से निकलेंगे। X जिस कार्बन पे है अगर हम उसको 1 कहें तो Y जिस कार्बन पे उसको हम 2 कहेंगे, या X जिस कार्बन पे है अगर हम उसको अल्फा कहें तो बगल का कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। तो इसको हम लोग कहते हैं 1,2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और सिंपली बीटा एलिमिनेशन। ये सबसे ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर सब कैटेगरी की अगर बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे E1, E2, E1 CB और EI, ठीक है। E1, E2, E1 CB, CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस और I मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। तो EI मतलब इंटरनल एलिमिनेशन या इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब शुरू किया जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है, इसीलिए ये हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझिए, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इस तरह का ये रिएक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखें तो उसमें एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आ जाता है, ठीक है, फील्डिंग करने। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके ऑक्युपाई कर लेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जो पहले था वो बाहर चला जाएगा। अब इन दो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग अगेन कहेंगे क्या? लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। एक न्यूक्लियोफाइल आया Nu- और वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल तो बाहर निकलने वाला है, इसका काम क्या है? छोड़ के बाहर निकल जाना। इसलिए अब हम लोग क्लैरिटी के लिए इसको न्यूक्लियोफाइल ना कह के क्या कहना चाहते हैं? लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह लग गया। तो लिविंग ग्रुप चला गया बाहर और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लग गया। लिविंग ग्रुप कैसे बाहर जाएगा? लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड पेयर, इसको साथ लेके। तो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा एज Lg-। तो लिविंग ग्रुप Lg- की तरह बाहर चला गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फंडामेंटल इवेंट्स क्या हो रहे हैं? देखिए, फंडामेंटल इवेंट हो क्या रहा है? A और Lg के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर किसके साथ जा रहा है? लिविंग ग्रुप के साथ, इसीलिए लिखा है टुवर्ड्स Lg और Lg- डिपार्ट्स। तो ये बॉन्ड पेयर लेके Lg- बाहर निकल गया। एक काम तो ये होना है। दूसरा काम क्या होना है? ये न्यूक्लियोफाइल को जाना है
और इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो न्यूक्लियोफाइल को इसके साथ बॉन्ड बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बाई NU माइनस। NU माइनस को जाके एक नया बॉन्ड बनाना है। अब ये दो फंडामेंटल इवेंट्स की रिलेटिव टाइमिंग पे डिपेंड करेगा कि हम उसको SN1 कहते हैं या SN2। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज टू फंडामेंटल इवेंट्स, अगर इवेंट 1 और 2 दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बना रहा था उसी समय लीविंग ग्रुप अपना बॉन्ड तोड़ रहा था, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये दोनों एक साथ हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है। अगला, अगर 1 पहले हो जाता है, यानी बॉन्ड टूट पहले जा रहा है, बॉन्ड अगर पहले टूट गया, यानी हम कह रहे हैं कि A और Lg जो था इसके बीच का बॉन्ड टूट पहले गया। टूटेगा कैसे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाने वाला है? Lg। अगर ये टूट गया सो दिस विल लीड टू A प्लस एंड Lg माइनस। ये काम पहले हो गया। ठीक है। और ये काम जब हो गया, बॉन्ड पहले टूट गया, फिर नया बॉन्ड बनने जा रहा है। नया बॉन्ड अब किसके साथ बना सकते हैं? सिस्टम में कौन अवेलेबल है? A प्लस और NU माइनस अब इसके साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। सो दिस विल गिव ANU। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है। और ज्यादा डिटेल में हम लोग समझा जाए कि SN1 SN2 ऐसा नाम क्यों रखे हैं, क्या बात हम लोग कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ SN2 रिएक्शन। SN2 ये नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले S मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाईमॉलिक्यूलर। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को बहुत ध्यान नहीं देते। हम लोग सिंपली ये समझते हैं कि RDS में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी लिख देते हैं। ये बात बहुत सही तो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही नाम रखा गया है। So we will call this as substitution nucleophilic bimolecular। इसका मतलब RDS का मॉलिक्यूलरिटी है 2। तो RDS जो है वो बाईमॉलिक्यूलर है, इसीलिए इसका नाम है बाईमॉलिक्यूलर। तो पूरा नाम क्या हो गया? अगर आप उल्टा पढ़ना चाहें तो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब देखा जाए इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। तो हमने बताया कि यहां लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा और ये दोनों काम एक साथ होगा। लीविंग ग्रुप ये बॉन्ड तोड़ के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाके इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा। और ये दोनों काम कैसे होगा? साइमल्टेनियसली। ठीक है। नाउ दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है। आपको पता है कि ये पूरा रिएक्शन सिंगल स्टेप है या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि सिंगल स्टेप है, इसीलिए अगर आप स्टेप 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? 1 और इंटरमीडिएट कितना होगा? 0। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ये है 1 तो इंटरमीडिएट कितना बनेगा? याद करिए। तो अगर ये n होता था तो ये n-1 होता था और इसीलिए ये यहां कितना हो जाएगा? 0। और ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? अगर ये n है तो ये भी n होता है, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? 1। ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। यहां पे आपको कोई इंटरमीडिएट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कॉन्सर्टेड है। कॉन्सर्टेड मतलब क्या है?
जो काम हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। जैसे आप कॉन्सर्ट सुनिए, कॉन्सर्ट में क्या होता है, देयर इज डेफिनेट टाइम कि जब जो वोकल सिंगर होगा वो गा रहा होगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पियानो बजेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्लूट बजेगा, और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगी, एक साथ हो रही होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वोकलिस्ट जो है वो गाना आज गाए और फ्लूट वाला 3 दिन बाद आके फ्लूट बजाना शुरू करे, तबला वाला 5 दिन बाद आके बजाना शुरू करे, तो उससे ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सर्टेड प्रोसेस है, चीजें अपने निश्चित समय पे होंगी। निश्चित समय क्या है भाई, दोनों को एक साथ होना है। किन दोनों को? बॉन्ड के फॉर्मेशन को बाय न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड के तोड़ने को। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होना है, साइमल्टेनियस होना है, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कॉन्सर्टेड प्रोसेस। बात की जाए, यहां एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट यहां एक है, उसकी चर्चा कर लें। ट्रांजिशन स्टेट जब भी मुझे दिखाना होगा तो देखिए हम उसको ये ऐसे डबल डैगर में और ये बड़े ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं। तो बड़े ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके और ऊपर ये डबल डैगर का साइन बना के अगर कुछ बनाया है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, सो दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं। तो यहां देखिए, ये जो कार्बन है ये पहले ही sp3 हाइब्रिडाइज है, ये अपना 4 बॉन्ड बना के बैठा है, 4 बॉन्ड बना के बैठा है, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ये कौन सा बॉन्ड है? 5वां। ये 5वां बॉन्ड कब बन पाएगा? जब ये एग्जिस्टिंग 4 बॉन्डों में से एक बॉन्ड टूट जाए। जिसके साथ बॉन्ड टूटेगा उसी को लिविंग ग्रुप कहेंगे, या पलट लिया जाए बात को तो लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड बनाएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड टूटेगा किसके साथ? लिविंग ग्रुप के साथ, या जिसके साथ बॉन्ड टूट रहा होगा उसी को लिविंग ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन, ठीक है, 5 बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं हो सकता। कार्बन 5 बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं हो सकता, इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड नहीं बन सकता। यहां देखिए, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन इज पेंटावेलेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में मेरा कार्बन कैसा है? पेंटावेलेंट है यहां। ठीक है, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना के बैठा है। ठीक है, ये 3, 1 2 3, और एक बॉन्ड बना रहा है अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये चौथा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए लिविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड था वो टूट रहा है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पेंटावेलेंट। ठीक है, और पेंटावेलेंट है इसलिए आप समझिए ये कार्बन को 5 तरफ से लोग घेरे हुए हैं। उनमें से ये 3 लोग एक प्लेन में हैं, और ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन में जिसमें ये तीनों हैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये बात अगर देखा जाए तो हम आपको अगर इस मॉडल के थ्रू दिखाएं तो देखिए, ये 3 बॉन्ड ग्रीन, व्हाइट और इस ब्लैक के साथ ये तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, और उस प्लेन से परपेंडिकुलर है बॉन्ड किसके साथ? ये अगर मैं कहूं लिविंग ग्रुप है तो ये देखिए, इस लिविंग ग्रुप के साथ ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, लिविंग ग्रुप के साथ ये रेड कलर का लिविंग ग्रुप, इसके साथ बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये येलो वाला न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। ऐसा है तो कार्बन इज पेंटावेलेंट, इसके 5 बॉन्ड हैं, जिसमें से कि 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है कौन? लिविंग ग्रुप का बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड, जो आपस में कितने हैं? 180 डिग्री पे। तो ये प्लेन है, इस प्लेन के साथ ये क्या है? परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के साथ ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप देखें तो इनके बीच में कितना एंगल है? बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के अपोजिट हैं, या इसी को कहा जाए
कि ये जो मेरा लीविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये लीविंग ग्रुप और इसके डायरेक्टली अपोजिट बैक साइड से अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा हमेशा बैक साइड से। ठीक है, आगे देखा जाए कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। क्यों ऐसा, अगर देखो ये जो मैंने बॉल्स लगाए हैं, अगर इनका साइज मैं बड़ा कर दूं, ये छोटे जो बॉल हैं इसकी जगह लेट से मैं अगर टेनिस बॉल रख दूं, तो ये क्या ग्रुप्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये तीनों ग्रुप या ये पांचों ग्रुप। ठीक है, और अगर इनकी जगह मैं फुटबॉल रख दूं तो डेफिनेटली ये दोनों सब आपस में, ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एक दूसरे के बहुत पास बहुत बल्कि ग्रुप नहीं आ सकते, उनमें रिपल्शन होगा। और यही वजह है कि लिखा है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। यानी आप क्या चाहते हैं यहां, आप चाहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तभी होगा इफ ग्रुप्स आर लेस बल्कि। आप क्या चाहते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप हों, 1 2 3, लीविंग ग्रुप भी छोटा हो, न्यूक्लियोफाइल भी छोटा हो। ठीक है, आगे चला जाए। अगला बात हम लोग करेंगे एनर्जी डायग्राम का। एनर्जी डायग्राम क्या दिखाता है, एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन एनर्जी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एज रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, रिएक्टेंट से, और एंड कहां होगा, हमेशा प्रोडक्ट पे। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, एक, और इंटरमीडिएट कितना होगा, इंटरमीडिएट होगा ही नहीं, सो देयर विल बी नो इंटरमीडिएट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी मैक्सिमा दिख रहा है यही ट्रांजिशन स्टेट है, सो लेट अस कॉल दिस एज TS1। ठीक है, अगला बात किया जाए, ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर एनर्जेटिकली ड्रिवन। सो पॉइंट इज ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर एनर्जेटिकली ड्रिवन। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जेटिकली ड्रिवन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो गैप है इसी को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट या डेल्टा एच रिएक्शन या डेल्टा एच आरडीएस। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच रिएक्शन विल बी निगेटिव, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। सभी के सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे। अगला बात किया जाए हम लोग डेल्टा जी डबल डैगर का या एक्टिवेशन एनर्जी का और साथ ही साथ रेट का। आप देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है प्रोवाइडेड वो एनर्जी अपहिल चढ़ पाए। इसी एनर्जी अपहिल को हम लोग कहेंगे EA, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप इधर एंथैल्पी नाप रहे हो तो, और गिब्स फ्री एनर्जी नाप रहे हो तो आप इसको कहोगे डेल्टा जी डबल डैगर। आपने पढ़ा है कि ये जितना ज्यादा, अगर जी डबल डैगर, डेल्टा जी लिखना चाहिए, डेल्टा जी डबल डैगर, ठीक है, इसको भी डेल्टा कर लें, डेल्टा जी डबल डैगर अगर ज्यादा है तो रेट क्या होगा, कम। आप क्या चाहते हैं, आप हमेशा चाहेंगे कि रेट ज्यादा हो। फॉर मोर रेट यू विल वांट कि डेल्टा जी डबल डैगर जो है वो लेस हो या एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम से कम हो। अब एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो, स्टेबल होगा तभी तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट ज्यादा होगा। यानी आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर मोर रिएक्टिविटी और हायर रेट। ठीक है, इस बात को समझ लिया जाए कि ज्यादा कब होगा रेट, जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब होगा, ध्यान रखिए ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट है और आप क्या चाहते हैं
कि स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम हो, छोटे छोटे ग्रुप लगे हो, बल्कि ग्रुप लगेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ठीक है, काम नहीं बन पाएगा। अगला बात किया जाए रिएक्शन के काइनेटिक्स में और डिटेल में चला जाए, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, आप देखिए रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट RX, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, RNU, ठीक है। बेसिकली NU माइनस जाएगा और ये X माइनस को या Lg माइनस को बाहर निकाल देगा, तो X माइनस या Lg माइनस बाहर निकल गया। इसी को देख के, यही एक स्टेप ही है रिएक्शन में, इसी को देख के रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ में कौन कौन सी स्पीशीज अपीयर होंगी, एक ये RX अपीयर होगा, एक NU अपीयर होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K टाइम्स, जो कि रेट कांस्टेंट है, इनटू RX इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसीलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 1 + 1 = 2। तो ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2। ध्यान रखिएगा, SN2 नाम इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, SN2 नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि RDS का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ठीक है। हाँ, ये चांस की बात है कि इसका ऑर्डर भी 2 आ गया। आगे देखा जाए, अगली बात की जाए, तो नेक्स्ट चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैक साइड से होगा। बैक साइड किसका, बैक साइड ऑफ Lg माइनस। ध्यान दीजिए, जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कि न्यूक्लियोफाइल को चिंता करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन की, उसको सोच समझ के जाना होता है कि Lg माइनस के अपोजिट साइड से जाएं, ठीक है, और तभी आपका इफेक्टिव कोलिजन होगा। अगर किसी भी और ओरिएंटेशन में अटैक हो गया NU माइनस का तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को एक मॉडल के थ्रू समझा जाए तो ये देखिए, ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट में ये 3 ग्रुप लगे हैं, ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट, और ये मेरा लगा है कौन, लिविंग ग्रुप। ये जो लिविंग ग्रुप है इसके बैक साइड से अटैक होना है, इसके बैक साइड से अटैक होना है। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट मुझे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो मेरा, ठीक है, लिविंग ग्रुप है रेड कलर का, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे अटैक हुआ है किसका, इसके 180 डिग्री पर से अटैक हुआ है इस न्यूक्लियोफाइल का येलो बॉल का। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, कार्बन पेंटावलेंट है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपका लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। ये येलो न्यूक्लियोफाइल ने जानबूझ के इस रेड लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक किया है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये बात समझ में आए। और ये दोनों परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, जिस प्लेन में ये बाकी 3 बॉन्ड है। तो ये पेंटावेलेंट कार्बन के 3 बॉन्ड एक प्लेन में, एक ये इसके परपेंडिकुलर और ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में आपस में एंगल 180 डिग्री का। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखा जाए, हम लोग इसको कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन क्यों कहते हैं, देखिए एक बार आपने देखा कि ये आपका सबस्ट्रेट है जिसपे लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से, इस साइड से अटैक करने वाला है कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ऐसा दिख गया आपको ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है आपका सबस्ट्रेट जिसपे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, और ये ट्रांजिशन स्टेट उसने बना दिया। इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रेड बॉल है लिविंग ग्रुप, इसके अपोजिट साइड से अटैक किसने किया है, अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने। और अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट देखिए, इसमें लिविंग ग्रुप को अपना बॉन्ड तोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल को अपना बॉन्ड बनाना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रेड बॉल बाहर चला जाएगा। इस रेड बॉल को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, ये रेड बॉल बाहर चला गया, ये रेड बॉल गया बाहर, और वापस ये कार्बन अब sp3 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप सीधे देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो मैं बिना ट्रांजिशन स्टेट के सीधे आपको ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट अगर दिखाऊं, ठीक है, और आप इसको इमेजिन करें कि ये एक ऐसा अम्ब्रेला है। ठीक है, ये अम्ब्रेला है, ये ऊपर से बारिश होगी तो मेरे सर पे पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, और एज इफ नीचे से बहुत तेज हवा का झोंका आया और ये पलट गया, नीचे से बहुत तेज हवा का झोंका आया या न्यूक्लियोफाइल आया और ये देखिए ये छाता पलट गया। ठीक है, अगर ये छाता पहले ऐसे था, ठीक है, और बारिश होती थी तो मुझे, ठीक है, बारिश सब अगल बगल गिर जाती थी, मेरे सर पे नहीं गिरती थी, तो ये कैसा है, एज इफ ये रेन हार्वेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, इधर देखिए तो पानी अगर ऊपर से गिरेगा तो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। और जिस साइंटिस्ट ने ये बात की थी उनके नाम पे इसका नाम है वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, अब अगली बात कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कैपिटल आर या कैपिटल एस अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट उसका अपोजिट हो भी सकता है, लेकिन ये बात डिपेंड करेगी कि इनकी सीआईपी प्रायोरिटी क्या है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझा जाए, ठीक है, कि क्या होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन और क्या है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। देखा जाए, इसको देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन है, ये है बी आर और ये बी आर माइनस की तरह बाहर निकल सकता है, यानी इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये है लिविंग ग्रुप। ठीक है, पता कैसे चलेगा ये लिविंग ग्रुप है, तो देखो इधर ये बी आर दिख रहा है, उधर रिएक्टेंट में दिख रहा है, प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है। ये बी आर कैसे बाहर निकल गया होगा, बी आर माइनस की तरह। ठीक है, यही लिविंग ग्रुप है एलजी माइनस। और ये जो OH माइनस है यही क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां हो क्या रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक किया, बीआर के अपोजिट साइड से। बीआर के अपोजिट साइड से जब अटैक करेगा तो देखो बीआर यहां और OH उसके बिल्कुल अपोजिट, और ये तीन लोग, बाकी तीन बॉन्ड कौन से, CH3, D और H वाले, ये तीनों एक प्लेन में आ गए। ठीक है, आप देखेंगे कि यहां जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp2। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। रिएक्टेंट में ये sp3 कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में कैसा हो गया, sp2। और इसके ये दो लोब्स हैं, एक, ठीक है, लोब के साथ ये बॉन्ड, ब्रोमीन के साथ ये बॉन्ड टूट रहा है और इस OH के साथ ये बॉन्ड अब बन रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है ब्रोमीन के साथ, OH के साथ, OH माइनस के साथ बॉन्ड बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड टूट रहा है। और फिर देखिए ये जो ब्रोमीन जिधर था इसके अपोजिट एंड पे कौन आ गया, OH। ठीक है, और बाकी तीन लोग पलट गए। ठीक है, मॉडल के थ्रू आपको दिखाएं तो ऐसा है। ठीक है, ये ब्लैक वाला कौन है, CH3, ये कौन है, दिस इज ड्यूटेरियम क्योंकि ये बाहर आ रहा है, D बाहर आ रहा है, और ग्रीन वाला कौन है, हाइड्रोजन, और ये जो रेड बॉल है ये है ब्रोमीन, लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, अटैक होगा बैक साइड से। ठीक है, जो येलो बॉल है या न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे बैक साइड से अटैक करेगा, ऐसे बैक साइड से अटैक करेगा, और देखिए प्रोडक्ट कैसा बनाएगा, ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये जो रेड बॉल है इसके बिल्कुल अपोजिट तरफ से यहां से येलो बॉल ने अटैक किया, और ये जो छाता इस तरफ था, ये देखिए ऐसा छाता था, इसको पलट दिया और छाता इस तरह का हो गया। ठीक है, एज इफ इस एंड से बहुत तेज न्यूक्लियोफाइल आया और उसने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सॉरी, उसने आपको अम्ब्रेला इन्वर्जन कर दिया। अम्ब्रेला इन्वर्जन आपकी बात समझ में आई? ये अम्ब्रेला इन्वर्जन हमेशा होगा किसी भी SN2 रिएक्शन में। बात किया जाए कि क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी पलट गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं
या तो आप वेज डैश में से ही बना के देख लो, या आपका मन है तो आप पहले इसको फिशर में कन्वर्ट कर लें और फिर देखें। सबसे पहले हम वेज डैश से ही सिखा देते हैं आपको। यहां देखिए, अगर आप ग्रुप्स की प्रायोरिटी लिखें, CIP प्रायोरिटी, तो इस कार्बन पे, कायरल कार्बन पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन की। उसके बाद किसकी होगी? कार्बन की, फिर ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप आपसे दूर है, तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा बना दीजिए। 1 से 2, 2 से 3 घूमिए। ठीक है, एंड आप घूम रहे हैं कैसे? आप घूम रहे हैं, लेट से ये 3 था तो ये 11 बजे है और ये 7 बजे है। ठीक है, घड़ी आप देखेंगे तो ये 3 बजे दिखेगा, ये क्या दिखेगा? 11, और ये क्या दिखेगा? 7। तो आप कैसे घूम रहे हैं? 3 से 11 और 11 से 7, यानी आप कैसे घूम रहे हैं? आप घूम रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, इसीलिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज S। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? फिशर में। फिशर में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा, ब्रोमीन को आप जानबूझ के रखना चाहते हैं कहां पे? आप ब्रोमीन को रखना चाहते हैं लेट्स से हॉरिजॉन्टल, उस केस में आपको क्या दिखाई देगा? तो ये आपको इसका कन्वर्ट करने पे वेज डैश से फिशर में दिखाई देगा। इसमें भी आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, ब्रोमीन इज 1, हाइड्रोजन 4, CH3 इज 2 एंड ड्यूटेरियम इज 3। आपको 1 से 2, 2 से 3 जाना है, और क्योंकि 4 वर्टिकल है इसलिए आप जैसे घूम रहे हैं वैसे ही बताएंगे। यू विल टेल दिस इज S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अम्ब्रेला इन्वर्जन हुआ, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट में देखिए, अगर मैं प्रायोरिटी लिखूं तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन का, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन का। यहां भी वेज डैश में फोर्थ प्रायोरिटी आपसे दूर जा रहा है, जैसे दिख रहा है 1 2 3 वैसे ही कर लीजिए। तो 1 से 2 से 3। ठीक है, आप कैसे घूम रहे हैं? एज इफ 9 बजे से ये घूम रहे हैं, ये है आपका 1 बजे और ये है आपका 5 बजे। ठीक है, तो 9 से 1, 1 से 5। ठीक है, और इसलिए आपको दिखाई देगा कि 9 से 12 और 1 से 5, या 9 से 12 फिर 12 से 1, 1 से 5 आप घूम रहे हैं। सो दिस इज आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आप इसी को कन्वर्ट कर लें अगर फिशर में तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और इसमें अगर आप लिखें तो OH विल बी 1, हाइड्रोजन इज 4, CH3 इज 2 एंड ड्यूटेरियम इज 3। अगेन 1 से 2, 2 से 3 आपको जाना है। 4 वर्टिकल पोजीशन पे है, जैसे घूम रहे हैं वही बताएंगे। दिस इज अगेन क्लॉकवाइज, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज R। तो यहां आपको क्या दिखाई दिया कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी S से R बदल गया। ध्यान दीजिएगा, S से R एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कब बदला है? जब लीविंग ग्रुप का प्रायोरिटी भी 1 था और OH जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसका भी प्रायोरिटी 1 है। 1 है 2 है, ये बात मायने नहीं रखती। इंपॉर्टेंट है कि लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का अगर CIP प्रायोरिटी सेम है, उस केस में जरूर से आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन दिखाई देगा। अगला केस देखा जाए, जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का CIP प्रायोरिटी डिफरेंट है, क्या उसमें भी मुझे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन दिखाई देता है? यहां देखा जाए, अभी अगर ये मेरा रिएक्टेंट है तो इससे हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मुझे अगर पता है कि ये रिएक्शन है SN2, रिएक्शन क्या है? SN2 है, तो इसका मतलब आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका इन्वर्जन होना है। तो सबसे पहले जो भी आपका रिएक्टेंट है उसको देख के ही उल्टा बना लीजिए। कैसे उल्टा बनाया जाए? तो हेड टेल को हम सेम रखें, हेड पे ड्यूटेरियम और टेल पे CD3 को अपनी जगह रखा हुआ है, और लेफ्ट और राइट आपस में पलट दें। सिंगल एक्सचेंज कर रहे हैं हम, ऑड एक्सचेंज कर रहे हैं हम, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या जो भी आपका नेचर है वो पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं H और Cl को बदल दूं, Cl को मैं यहाँ, H को यहाँ लेता जाऊं, तो क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन पलट दिया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है? रिएक्टेंट का ही पहले मैंने मिरर इमेज बना लिया, और अब जहां मुझे दिख रहा है लिविंग ग्रुप, उसकी जगह क्या लगा दूं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो अगर मुझे जाना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन में, तो एक बार फिर से बताएं, अगर आपको जाना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट
ये आपका रिएक्टेंट है, इससे अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है SN2 का तो सबसे पहले रिएक्टेंट का मिरर इमेज बना लीजिए। ये रिएक्टेंट, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाएगा, H यहां चला जाएगा, Cl यहां चला जाएगा। पहला काम तो ये। और दूसरा काम, एक बार आपने पलट लिया, ठीक है, उसके बाद इन्वर्जन कर लिया। अब क्या करिए, जहां भी आपको दिख रहा है लीविंग ग्रुप, उसके अपोजिट उसकी जगह लगा दीजिए किसको, न्यूक्लियोफाइल को, और यहां न्यूक्लियोफाइल है CH3। ठीक है, तो दो काम करने हैं SN2 रिएक्शन में, दो काम। पहला काम कि आपको कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन करना है, और दूसरा आपको लीविंग ग्रुप को हटा के वही न्यूक्लियोफाइल लगाना है। किसी भी ऑर्डर में करिए, फर्क नहीं पड़ता। आपका मन है तो पहले, ठीक है, इसका, ठीक है, पहले आप लिविंग ग्रुप को काट के न्यूक्लियोफाइल लगा लीजिए और फिर इसका मिरर इमेज ले लीजिए प्रोडक्ट के लिए, बात वही मिलेगी आपको। ठीक है, तो दो काम आपको करने हैं। इन जनरल हम लोगों को ज्यादा आसान पड़ता है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन पलट लें और फिर लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल लिखें। ठीक है, आप उल्टा भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखा जाए कि क्या इस केस में भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पलटा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहां देखा जाए तो दिस वाज Cl, ठीक है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड CD3। सो दिस विल बी प्रायोरिटी, CIP प्रायोरिटी Cl की सबसे ज्यादा, फिर CD3 की, फिर ड्यूटेरियम की, और फिर हाइड्रोजन की। आपको यहां दिखाई देगा कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप यहां हॉरिजॉन्टल है, यानी जो आपको दिख रहा होगा उसका उल्टा बोलना है। तो 1 से 2, 2 से 3 आप घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल है, यानी आपको उल्टा बताना है। आप घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन आप क्या कहेंगे, कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रोडक्ट में देखा जाए, प्रोडक्ट में अगर मुझे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, अगेन CD3 का प्रायोरिटी विल बी 1, CH3 2, ड्यूटेरियम इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 4। 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, और अगेन आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल है, यानी जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। आप घूम रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज। आप बताएंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे S। तो इस केस में देखिए, कैपिटल S रिएक्टेंट से कैपिटल S प्रोडक्ट मिला, यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला। क्यों नहीं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बदला, तो ये देखिए, आपका जो लीविंग ग्रुप था Cl, उसका प्रायोरिटी क्या था, CIP प्रायोरिटी 1, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है CH3 या CH3 माइनस, उसका प्रायोरिटी क्या है, 2। यानी अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन तभी बदलेगा, फिर से सुनिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन तभी बदलेगा जब CIP प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का सेम। अगर वो डिफरेंट है तो हो सकता है नहीं भी बदले, या जनरल बात ये कहा जाए, सीधा बात, कि अम्ब्रेला इन्वर्जन तो हमेशा होगा। हाँ, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा या नहीं, ये CIP के हिसाब से प्रायोरिटी रख के फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब हम लोग जल्दी से बात कर लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, आप देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे निर्भर करेगा। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। ठीक है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर एनर्जेटिकली ड्रिवन। केवल परेशानी क्या है कि जो आपको अपहिल चढ़ना है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का, और हमने बात कर ली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली एनर्जी गैप बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। यानी कि अगर ट्रांजिशन स्टेट कम हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो EA भी कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि रेट ज्यादा तभी होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाए। ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होगा, तो ध्यान रखिए, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट था। आप क्या चाहते हैं कि स्टेरिक क्राउडिंग जो है पेंटावेलेंट कार्बन पे ट्रांजिशन स्टेट में वो कम हो। क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि देखिए, पहला बात तो ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट कार्बन है। ठीक है, कार्बन 5 बॉन्ड बना के बैठा है, और ये 5 बॉन्ड तभी बन पाएंगे,
ठीक है, ये 5 बॉन्ड, जैसे कि ये ट्रांजिशन स्टेट देखा जाए, ट्रांजिशन स्टेट में ये कार्बन 5 बॉन्ड बना के बैठा है और ये 5 बॉन्ड तभी बन पाएंगे जब ये जो बॉल्स मैंने लगाए हैं ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, रेड और येलो, ये छोटे हों। अगर इन बॉल का साइज सोचिए आप बढ़ता जाए, ये फुटबॉल के साइज के हो जाएं, तो ये आपस में लड़ने लगेंगे, इन दोनों में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और फिर ये कार्बन पेंटावैलेंट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर इन ग्रुप्स का साइज बढ़ने लगेगा उस केस में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी और पेंटावैलेंट कार्बन बन ही नहीं पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा यानी ये ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगला बात अगर इसी सेंस में समझा जाए तो आप देखिए कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट जाने में, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट जाने में, ये देखिए ये जो तीनों बॉल है ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट, ये तीनों अभी आपस में sp3 कार्बन जो रिएक्टेंट का था उसमें इनके बीच एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट्स, और अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखें तो उनमें इसमें एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि तीनों एक प्लेन में है, तो ये तीनों एक प्लेन में है, 120 डिग्री अपार्ट है। यानी आपको इन ग्रुप्स को, किन ग्रुप्स को, ये जो ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट हैं, इनको मूव करना है 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री पे, और अगर ये ग्रुप बल्की होंगे तो उनको मूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो बल्की ग्रुप्स प्रिवेंट फर्स्ट बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड थर्ड इट इज डिफिकल्ट टू मूव, it is difficult to move bulky groups from 109 degree 28 minutes to 120 डिग्री। रिएक्टेंट में ये लोग 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं वर्सेस ट्रांजिशन स्टेट में ये 120 डिग्री अपार्ट है। इस बात को समझा जाए ठीक है, यहां पे देखिए, यहां ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या ये एंगल, किसी भी एंगल की आप बात करें तो ये कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो हम अभी लिविंग ग्रुप के साथ एंगल छोड़ दें तो ये तीनों आपस में CH3, D और H, इनके बीच में आपस में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, जबकि ट्रांजिशन स्टेट में अगर इनके बीच का एंगल देखा जाए तो ये तीनों एक प्लेन में हैं और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। CH3, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक है, CH3, D और H, इनके बीच में आपस में एंगल कितना है 120 डिग्री, ये लोग एक ही प्लेन में। अगर ये लोग बल्की होंगे, CH3 ड्यूटेरियम की जगह लेट से मैंने बल्की सा ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये H की जगह मैंने बल्की सा ग्रुप लगा दिया, तो इनको 109 डिग्री से मूव करके 120 डिग्री पे ले जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी, और ये एनर्जी स्टोर कहां होगी, दिस विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा यानी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टेरिक क्राउडिंग। SN2 रिएक्शन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो एक शब्द में अगर SN2 रिएक्शन के बारे में बोलना है तो एक शब्द होगा स्टेरिक क्राउडिंग, और SN2 का रेट अच्छा होने के लिए जरूरी है कि स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा CH3X का, X कहें या लिविंग ग्रुप कहें, ये जो तीनों ग्रुप हैं यहां सबसे छोटे हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका रिएक्टिव होगा, लेट्स से CH3 CH2X का, ठीक है, यानी मिथाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका 1 डिग्री RX का, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा किससे होगा, लेट्स से 2 डिग्री RX के साथ CH3 ट्वाइस CHX से, और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा किससे CH3 थ्राइस CX के साथ। तो 3 डिग्री RX का रिएक्टिविटी सबसे कम और CH3X का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। क्यों,
स्टेरिक क्राउडिंग जितना कम उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। जब तीनों हाइड्रोजन थे यहाँ तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और जब तीनों मिथाइल हो गए, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो गया। तो हमने जो SN2 के बारे में सीखा, जल्दी से उसको हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से रिकैप कर लिया जाए। तो पहला पॉइंट ये है कि SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। एंड दिस इज कंसर्टेड प्रोसेस, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है कार्बन और Lg के बीच में, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, वो एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस है। अगला बात, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी नहीं होगा, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि कार्बोकैटायन जो होते हैं उनका टेंडेंसी होता है रीअरेंज करने का। फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन ये काफी रेयर है। ठीक है, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट बहुत फ्रीक्वेंट है। ठीक है, और यहां तो कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बना, इंटरमीडिएट बना ही नहीं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बना, तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं होगी, यानी यहां कार्बन स्केलेटन नहीं बदलेगा। अगली बात, देयर विल बी बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड किसका? बैक साइड ऑफ Lg माइनस। ठीक है, लिविंग ग्रुप जिधर से निकलने वाला है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है। देयर विल ऑलवेज बी अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन हमेशा होगा, या वॉल्डन इन्वर्जन, ये तो हमेशा होगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, शब्द है में चेंज। में चेंज आपने पढ़ ही लिया, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। जब दोनों का CIP प्रायोरिटी सेम था तो जरूर बदलता था, CIP प्रायोरिटी डिफरेंट है, उस केस में CIP लगा के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लगा के देख लीजिएगा कि बदला या नहीं बदला। अगला पॉइंट, ठीक है, SN2 रिएक्शन रिक्वायर्स ए गुड लिविंग ग्रुप। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए? क्योंकि आप देखिए एक ही स्टेप है, CLg, ये 3 बॉन्ड है, Nu माइनस, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, और इस बॉन्ड का टूटना RDS में ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप हो, यानी Lg माइनस स्टेबल हो। दूसरा चीज आपको क्या चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तभी ये बॉन्ड टूटेगा। ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन पेंटावेलेंट बनने लगेगा ट्रांजिशन स्टेट में, इसीलिए एक बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, 5 बॉन्ड बना के रह नहीं सकता। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आपका मजबूत होना चाहिए, ताकि आप मजबूर कर पाए कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को टूटने पे। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप न्यूक्लियोफाइल के साथ भी बॉन्ड बना दिए, लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड तोड़े ही नहीं। ठीक है, पेंटावेलेंट कार्बन तो बना नहीं लीजिएगा, पेंटावेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट में नहीं बनेगा आपको, या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में दिख सकता है। ठीक है, हाँ, पेंटावेलेंट कार्बन कहीं कहीं आपको दिखाई दे सकता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी यहां नहीं कर रहे। ठीक है, वापस आए अपने मतलब की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे लेट्स से KOH या NaOH। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो मुझे चाहिए होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक क्यों? क्योंकि अगर H+ मौजूद होगा सॉल्वेंट में तो वो मेरे Nu- को चारों ओर से घेर लेगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, सॉल्वेशन का स्फीयर बना लेगा, और ऐसे केस में मेरे न्यूक्लियोफाइल की स्पीड कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। उसको सॉल्वेशन स्फीयर तोड़ना पड़ेगा कार्बन पे अटैक करने के लिए। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ही ना, हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट विल बी प्रिफर्ड। हालांकि कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट में भी SN2 रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो सकता है चॉइस? DMF, ठीक है, DMSO, एसीटोन, ये सब हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट में पढ़ चुके हैं। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि SN2 रिएक्शंस आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड। कोई भी रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसका काइनेटिक्स और उसका थर्मोडायनेमिक्स। यहां रिएक्शन का काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है लिविंग ग्रुप के, ठीक है, उसको अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करना है, और साथ ही साथ, ठीक है, आपको यह समझना है कि कोई भी रिएक्शन
कब काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा? कोई भी रिएक्शन को काइनेटिकली कंट्रोल्ड होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, बेस का अटैक नहीं। आप समझिए, बेस जब भी अटैक करेगा कहां करेगा? हाइड्रोजन पे या प्रोटॉन पे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, Nu- का अटैक होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? sp3 कार्बन पे। sp3 की जगह sp2 कार्बन पे आप नहीं करा सकते। अटैक कहां होना चाहिए? sp3 कार्बन पे। और ये दूसरा कंडीशन, और जिस स्टेप में ये अटैक हो रहा है वो स्टेप RDS होना चाहिए। आप SN2 रिएक्शन को देखिए, क्या यहां आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए? आपको अटैक कहां कराना है? कार्बन पे। हाइड्रोजन पे तो आप अटैक करा नहीं रहे, प्रोटॉन पे अटैक नहीं करा रहे हैं, यानी आप बेस नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा बात, जिस कार्बन पे आप अटैक करा रहे हैं वो कार्बन पहले से ही टेट्रावैलेंसी में था, sp3 हाइब्रिडाइज था, इसीलिए जब आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने जा रहा था तो ट्रांजिशन स्टेट क्या मिल रहा था? पेंटावैलेंट। तो आप अटैक कहां करा रहे थे? sp3 कार्बन पे। sp2 कार्बन पे अटैक हो रहा होगा तब वो काइनेटिकली कंट्रोल नहीं होगा। और अंतिम बात, SN2 में तो एक ही स्टेप था ही, एलिमेंट्री रिएक्शन था, और वही स्टेप RDS था। इसी वजह से SN2 रिएक्शंस आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ये बात याद कर लीजिए, फॉर ए रिएक्शन टू बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड 3 शर्तें हैं। न्यूक्लियोफाइल मस्ट अटैक sp3 कार्बन इन द RDS। अगर इनमें से एक भी बात नहीं मानी गई तो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने sp3 कार्बन की जगह अटैक हाइड्रोजन पे कराया, यानी आपने बेस ले लिया, तो बात नहीं बनी। अगर आपने sp3 कार्बन की जगह sp2 कार्बन पे अटैक कराया तो भी बात नहीं बनेगी। और जिस स्टेप में अटैक हो रहा है अगर वो फास्ट स्टेप है तो भी बात नहीं बनेगी। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, इन दैट केस रिएक्शन विल बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड और SN2 reactions are kinetically controlled. With this we end SN2 reaction. इसके आगे हम लोग SN1 पढ़ेंगे। SN1 और SN2 में हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनमें अगर कंपटीशन हो तो कौन से फैक्टर किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।